देखिए, बात ऐसी है कि जब इंडिया का कंस्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो क्या हुआ कि मैटर ये आया कि यार कई तरह के राइट्स हैं। मतलब जो है ना, कुछ राइट्स ऐसे हैं जिसको जो है हम डायरेक्ट इन्फोर्स कर सकते हैं, कुछ राइट ऐसे जिसको हम डायरेक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि इंडिया के पास जो है ना रिसोर्सेज उतना ज़्यादा नहीं थे उस समय, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, तो उस डाइवर्सिटी के लिए हम सीधे कोई चीज़ बना दें तो मतलब वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच काम नहीं करेगी। तो उस चीज़ को देखते हुए बी आर अम्बेडकर ने और बी आर राव ने ये बनाया प्लान कि नहीं, कुछ राइट ऐसे हैं जो डायरेक्ट इन्फोर्सिबल हैं, जो फंडामेंटल है इन नेचर, तो उसको जो है ना अलग रखते हैं। और कुछ राइट जो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको इन्फोर्स कर सकता है स्टेट, उसको रखा गया डीपीएसपी में। तो यहाँ से कंसेप्ट इमर्ज होता है डीपीएसपी का, मतलब ये काइंड ऑफ डायरेक्शन है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जनरली 36 से 51 तक है बेसिकली। जनरली ये कहा जाता है कि जो डीपीएसपी है ना, ये दे आर पॉजिटिव इन नेचर, इन नेचर, बट फंडामेंटल राइट आर निगेटिव इन नेचर। इसका क्या रीजन है, मतलब क्या इसका सेंस क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव सेंस मतलब कि डीपीएसपी में ये बोला जाता है कि यू शुड डू दिस एंड दैट, उसको मोटिवेट किया जाता है कि आपको ये करनी चाहिए ये चीज़ें, यू हैव टू टेक एक्शन इन ऑल दीज फील्ड्स। लेकिन एफआर में वो निगेटिव वर्डेड है कि स्टेट शुड नॉट डू दिस, स्टेट शुड नॉट डू दिस, स्टेट शुड प्रोहिबिट दिस, तो वो निगेटिव वर्डेड है, तो इसलिए नेगेटिव। तो अगर स्टेट प्रोहिबिट करे कोई काम करने से, तो फिर जस्टिस कैसे होगा? स्टेट को प्रोहिबिशन से कांट डिस्क्रिमिनेट, ही कांट। तो मतलब हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं दूसरे के साथ? इंडिविजुअल के प्रावधान है, लेकिन वो मना करता है किसी चीज़ करने के लिए। आप कुछ बताइए महाराज। सही तो बता रहे हैं। नहीं, कुछ बताइए, बोलिए। ऐसा काम नहीं चलेगा, सही बता रहे हैं, कुछ तो बोलिए। मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा स्किल डेवलप कीजिए बोलने की, काइंड ऑफ इंटरव्यू में हेल्प करेगा। अच्छा, हाँ सही तो बोल रही है। हाँ जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार की बात करें तो कहीं न कहीं एक नकारात्मक एक दिशा शो करता है, क्योंकि ये राज्यों के अगेंस्ट, जो राज्य उनके अगेंस्ट जो हमारी जनता है भारत की अधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे नकारात्मक बोल सकते हैं। और जो फंडामेंटल डीपीएसपी है, ये कहीं न कहीं जो कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की बात करता है, तो इसमें कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक विकास में लोगों का, देश का राष्ट्रीय विकास हो, ये सब बात करता है। तो कहीं न कहीं एक डेवलपमेंट की बात करता है, इसलिए सकारात्मक इसमें शो करता है। पर समय और परिस्थितियों से अगर देखा जाए तो कुछ अगर डीपीएसपी जो पॉइंट है, कुछ जैसे आर्टिकल है, अगर वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि वो ज़रूरी है हमारे जनता के लिए, हमारे नागरिक के लिए, तो फंडामेंटल राइट बन सकते हैं आने वाले समय में, तो वो भी नकारात्मक बन जाएंगे। सही बोल रहे हैं ये। सुनिए नहीं ध्यान से। सुनी मैं। तो क्या मतलब सही बोल रहे, मेरे क्वेश्चन का था सही है इनका? हाँ मतलब ठीक ही है। तो फिर आपका गलत है? नहीं, वो भी तो वही दोनों का कह रहे सही हैं कि नहीं है, दोनों का सही नहीं हो सकता। अब देख लीजिए, आप क्या बोले हैं कि जो स्टेट को मना करे वो है नेगेटिव, और ये क्या बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट में हेल्प करे वो अलग चीज हो गई ना। दोनों में से किसी एक का नेक्स्ट स्टेप ये बोल रहे हैं, जैसे मैं बोली हूँ शुरू में ऐसा है, सीधे जो इन्फर होती है चीज़ें वो हाँ। उसके आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों पॉजिटिव है, सो दैट डेवलपमेंट कैन हैपन। तो डेवलपमेंट तो इससे भी सोचते हैं, डीपीएसपी से भी, तो इसको क्यों रखा गया उसमें नेगेटिव में? वो उसके नेक्स्ट आगे की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप। आप लोग मेन चीज पे टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत ये है, मिसगाइड हो रहे हैं, और बेसिक इसी चीज का फायदा उठाता है और ऑप्शन सेट कर देता है। हमारे मन जो पैसे उसी मन में आ गया, देगा सरसन देगा कि डीपीएसपी जो है ना आर पॉजिटिव इन नेचर, देगा रीजन में, रीजन घुमा देगा, फंस जाएंगे आप लोग। देखिए पॉजिटिव, देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए दोनों चीज़ देखिए स्टेट के अगेंस्ट है, चाहे डीपीएसपी हो या फंडामेंटल राइट हो। क्यों स्टेट अगेंस्ट है? दोनों हम स्टेट के अगेंस्ट ही क्यों मतलब बार बार टर्म यूज करते हैं? वाई अगेंस्ट स्टेट? क्योंकि स्टेट रूल कर रहा है पीपल्स पे। क्या रोल कर रहा है? रूल ठीक है। जानते क्या है, राइट का मतलब ही होता है क्लेम व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द स्टेट। तो जब स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया है
और हम उसको एक्सरसाइज करेंगे तो उससे अगेंस्ट ही तो एक्सरसाइज करेंगे ना, क्योंकि हमारा प्रोटेक्टर है काइंड ऑफ है। तो इसलिए जब राइट की बात हो तो हमेशा स्टेट के अगेंस्ट ही यूज होता है। तो देखिए ये जो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट है ना, ये बहुत स्टेट के अगेंस्ट यूज होते हैं, लेकिन डीपीएसपी ये बोलता है कि आप जो है आप समाज में जस्टिस लाने के लिए ये काम करो, इक्वालिटी लाओ, लाइवलीहुड लाओ, एजुकेशन प्रोवाइड करो। और फंडामेंटल राइट ये बोलता है कि आप समाज में जस्टिस लाने के लिए इनइक्वालिटी मत लाओ, डिस्क्रिमिनेट मत करो, एक्सप्लॉयटेशन मत करो। दोनों में जस्टिस ही लाना है, लेकिन उसमें इक्वालिटी लाना है और उसमें इनइक्वालिटी नहीं लाना है, उसकी बात करता है। समझ में आया जो मैं बोला? नहीं, मैं तो नहीं समझ पाया। नहीं समझ पाया? जब आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, सबके लिए समानता की बात करता है, उसमें स्टेट सबकी समानता की क्या बात करता है ना। हाँ, तब वो कैसे स्टेट तो तभी तो बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। समानता क्यों ला रहा है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, इसलिए। नहीं समझ रही बात को? जो पूरे फंडामेंटल राइट है ना, आप देखिए इसका नेचर, हर जगह स्टेट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है वो, कि मतलब इक्वलिटी है, मतलब वो तो बात हुई ना, हाँ, लगा रहा है। तो वही तो बता रहा हूँ ना। देखिए वो बोलता है फंडामेंटल राइट कि आप जो है जस्टिस लाने के लिए इनइक्वालिटी नहीं लाओगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाओगे, मतलब ये काम नहीं करोगे जिससे इनइक्वालिटी आएगी, जिससे जस्टिस बढ़ेगा। और डीपीएसपी ये बोलता है कि आप जस्टिस लाओगे, उसमें भी जस्टिस लाओगे, लेकिन इसमें इक्वलिटी लाओगे। ये मतलब फैसिलिटेट करता है कुछ काम करने के लिए, और उसे मना करता है कि ये काम मत करो। तो देखो, तो कोई काम, देखिए बात नहीं समझे, देखिए समझ गई मैं। समझ गए? देखिए नहीं इनको एक बार समझा देता हूँ। मैं बताऊं, जैसे कि किसी चीज़ कहने के दो तरीके हैं। सपोज कि एक हम कह रहे हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए इंसान को, एक तरफ कह रहे हैं कि 8 घंटे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए इंसान को। दोनों बात एक ही तो है, एक ही तो बात वो है। है। तो बस यही है। तो 8 घंटे सोना चाहिए एफआर, मतलब डीपीएसपी 8 घंटे सोना चाहिए, और 8 घंटे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, तो वो हो गया एफआर। वो निगेटिव तरह से एक ही बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव तरह से की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों का अल्टीमेट गोल एक ही है। नहीं, गोल एक नहीं। क्यों गोल एक नहीं? वो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट होता है, पॉलिटिकल नेचर है वो। हाँ, पर ये जो बात करता है Social सोशल की बात economic करता है। नहीं तो ये डिफरेंट है ना। ये तो ये डीपीएसपी पॉलिटिकल की बात नहीं करता। नहीं, जैसे कि उसका जो तो मेन, ये ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में क्या मेंशन है? वो क्या पंचायत की बात कर रहा है ना? हाँ, तो फिर तो वो एम्पावरमेंट के लिए बात कर रहा है, वो तो नहीं करते। देखिए मैं आपको समझ गया, आप कहीं पढ़े होंगे ऐसा, लेकिन broad जानते क्या है? nature, broad लेकिन जानते क्या है? डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर ये आता है कि डीपीएसपी डज नॉट प्रमोट पॉलिटिकल जस्टिस है, ये गलत हो जाएगा, एक्सट्रीम हो गया ये। ठीक हो गया। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि फंडामेंटल राइट जनरली प्रमोट्स पॉलिटिकल जस्टिस वेयर एज डीपीएसपी प्रमोट सोशल इकोनॉमिक है, तब ऐसा सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते आप कि डीपीएसपी डज नॉट प्रमोट पॉलिटिकल, ये गलत हो जाएगा। जब दोनों में कंपेरिजन देगा ना तब सही हो जाएगा, लेकिन अलग अलग में ना नहीं कर सकते। क्योंकि पूरा मैं इसमें टेस्ट दे रहा था, तो उसने ऐसा समझाया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं करता, क्योंकि देखिए चीज़ें इंटरलिंक रहती है ना। अगर सोशल डेवलपमेंट होगा, बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि यदि आपको लोगों का पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना है ना, तो पहले सोशल डेवलपमेंट करो, यानी पहले कास्ट हटाओ, डिस्क्रिमिनेशन हटाओ। इसलिए उसका नाम वो प्रियम्बल में इसलिए लिखा गया सोशल पॉलिटिकल देन इकोनॉमिक। हाँ, इसका सीक्वेंस भी इसलिए ऐसे रखा है कि आप सामाजिक समानता के बिना आप तीनों राजनीतिक अनबैलेंस समानता होने नहीं ला पर सकते। वो कहीं ना कहीं जो प्रस्तावना का जो दर्शन है, जो उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं उससे पहुँच के दूर हो जाएंगे इंसान। तीनों और अनबैलेंस होता है तीनों का, उसमें और कोई शब्द जोड़े हुए थे वो। हाँ, आगे चलते हैं अभी। देखिए बताइए आर्टिकल 36 में क्या है? आर्टिकल 36 36 से स्टार्ट है ना डीपीएसपी। राज्य की परिभाषा है, इसमें मौका बड़ी बात। राज्य की परिभाषा है, ठीक सेम है। एज आर्टिकल 2 तो आर्टिकल 12 में क्या है राज्य स्टेट की की परिभाषा में? परिभाषा। तो उसमें क्या है स्टेट की परिभाषा में? उसमें आर्टिकल 12 में उसमें बताया एक जुडिशरी स्टेट के अंडर आता है। किसमें? जुडिशरी स्टेट के अंडर है? नहीं आता। आप बताइए। भी और नहीं भी आता। आर्टिकल 12 में नहीं आता। कब नहीं आता? कब नहीं आता? जब वो अपने जुडिशियल एक्सरसाइज करता है तो नहीं आता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करता है तो आता है। आप यार से नो आंसर यार इनको बताया था यार, भूल जाते हैं यार। अरे भूला नहीं, आता है, ऐसे तो ही नहीं पता है। नहीं आता, ये भी नहीं बोल सकते फिर ना। बोला तो आता है इसमें।
आप उसमें ये बोलिए कि जो है यहाँ सनू में इसका आंसर नहीं है। जो जनरली है, जो आप बताए तो वो तो बात अलग है, पर आर्टिकल 12 में जैसे कि जुडिशरी नहीं आता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दिया है बट ये कि जुडिशरी कम्स और नॉट कम्स डिपेंड्स ऑन द नेचर, इसलिए इसका यहाँ सनू में आंसर ही नहीं है। जुडिशरी खुद बोलती है अपने जजमेंट में, कौन सा जजमेंट है मुझे याद बोल रहा है। अच्छा, मैंने जजमेंट की बुक भी लाया हूँ आज, उसमें जो है ना एक साथ जो है ना मिक्सर किया है अभी। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है ना। बीसीसीआई आता है स्टेट के अंदर, बीसीसीआई उस दिन मैंने बताया था। अब मेरा वीडियो आप लोग दोबारा देखते नहीं, दिक्कत ये है। हाँ, आता है बीसीसीआई। आप बताइए, ये जानते क्या है, ये 2 साल पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था बीसीसीआई को लेकर के, मतलब कि आते कि नहीं आता है, न्यूज़पेपर में आ गया था। पता नहीं, तो नहीं आता है शायद। नहीं आता, सही है। मैं उस दिन ये बताया था कि जो पार्टी केवल रेगुलेट होती है ना, वो स्टेट के अंदर नहीं आती। जो रेगुलेट है तो फाइनेंस भी होती हो, गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करता हो, राइट, तो वो आती है। जैसे एनसीईआरटी जो है ना, ये स्टेट के अंदर है, लेकिन बीसीसीआई नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखिए। बेसिक क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, चूंकि जनरली जो है ना इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। आर्टिकल 12 को लोग जब फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं, 12 इग्नोर कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना यूपीएससी इसका फायदा उठा सकता है। आर्टिकल 37 में क्या है फिर? आर्टिकल 37 में ये बोला है कि डीपीएसपीज, मतलब ये बोला कि मतलब इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नेंस। आप बताइए क्या बोल 37? आर्टिकल 37 नहीं याद आ रहा है। गवर्नेंस की बात की है। आर्टिकल 37 ये बोलता है कि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। हाँ, ये भी तो बोलता है गवर्नेंस भी। हाँ, ये तो बोलता है। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? कि वेलफेयर स्टेट की बात करता है 38 में। वेलफेयर स्टेट तो आर्टिकल 36 की बात करता है यार, स्टेट के डेफिनेशन में दिया है कि इंडिया विल हैव ए वेलफेयर स्टेट। आप बताइए आर्टिकल 38 में क्या है? कहीं कहीं इक्वलिटी, समानता, आय का, ये सब बात करता है, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है आर्टिकल 38 का? ये तो आप उसके अंदर चीज़ बता रहे हैं। टाइटल क्या लिखेंगे आर्टिकल 38 में? दिस इज द, मतलब ऐसे है जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 36 में सोशल इक्वलिटी की बात करता है एक हिसाब से। बहुत बड़ा टर्म हो गया, मतलब आप बताइए कुछ। मेरे को यही याद है, इट प्रमोट ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। ऑब्जेक्टिव डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में कुछ अमेंडमेंट किया गया है, मतलब कुछ याद है आया है? कौन सा अमेंडमेंट किया गया है बताइए। 30B। हाँ क्या, हाँ, तो उसमें क्या ऐड किया गया है? क्योंकि ये तो पॉइंट देखिए, यूपीपीएससी डाट पूछेगा, यूपीएससी डाट पूछेगा, मैं से तो फॉलोइंग में पूछता है कि इस आर्टिकल में क्या है। इसमें ये कहा गया है शायद फीमेल एंड मैन के बीच जो मतलब कि कैन के वर्क है प्लस उनके आय की असमानता, ये सब बात कही गई। इक्वल पे फॉर इक्वल 39D। थोड़ा सही है। मिनिमाइज इन इनइक्वालिटीज इन इनकम, इनकम का इनइक्वालिटी, ये ध्यान रखना कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था 1970 76 सॉरी 44-78 42-76। नहीं तो एक्चुअली मेरे दिमाग में ये चल रहा था, जब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोले तो 39D पे सेम वर्ड लिखा हुआ है। इक्वल पे मैंने कहाँ बोला है? मैंने बोला कि मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम, इनकम में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है। अब देखिए जनरली तीन टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है इसका, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल, राइट। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लासिफाई किया है इसको? नहीं। तो किसने क्लासिफाई किया है? उसको रीड करने से, उसके नेचर से। नहीं उसके वो जो नेचर है तो किसने क्लासिफाई किया होगा ये बताइए। स्टेट ने किया होगा। नहीं, किसी ने किया, हमने किया पढ़ने के लिए। हाँ, इसको बोल सकते हैं हमने किया है, मतलब लक्ष्मीकांत ने किया, लेकिन इसका मतलब हमने किया है, किसी पार्लियामेंट थोड़ी करेंगे इसको। वो तो अपने लिए हम लोग बेनिफिट के लिए मतलब करते हैं कि ठीक है, मतलब ये जो है ना कर लिए इस नेचर की है डीप। अच्छा, आप लोग पहचान जाएंगे कि कौन सा किसके अंडर है? विल ट्राई। चलिए बताइए। प्रोविजन ऑन स्लॉटर ऑफ काउस, गांधीयन।
और कौन से आर्टिकल में है ये? 48। अच्छा, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। गांधीयन। अब बताइए, मतलब पशुपालन वाला। गांधीयन। हाँ, गांधी जी बात करते हैं। पास है ना। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री जो है ना, इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि काऊ वाला गांधी बोले हैं, लेकिन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री जो है ना, ये लिबरल प्रिंसिपल है। अच्छा। हाँ, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं जान किसको पूछा हूँ। एक साथ है और दोनों आर्टिकल 48 में ही है। अच्छा, ये बताइए, लिविंग वेज को कौन सा है? लिविंग वेज तो प्रोवाइड करना क्या कहना है लिविंग वेज? हाँ, लिविंग वेज 43। तो किसके अंडर आएगा? क्या क्या है? गांधीयन है, लिबरल है और एक सोशलिस्ट। सोशलिस्ट। सोशलिस्ट है ये। आप बताइए सोशलिस्ट है। कौन सा आर्टिकल में है? 43। अच्छा, लिविंग वेज और मिनिमम वेज में क्या डिफरेंस है? मिनिमम वेज मीन्स जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की ज़्यादातर इनकम की बात करता है वो, लेकिन लिविंग वेज मतलब क्या है कि मतलब विथ मतलब इनकम ज़्यादा टर्म कौन सा बड़ा है? लिविंग वेज ब्रॉड टर्म। सही बोल रही हैं? हाँ, living एकदम wage सही बोल रही हैं। हाँ। तो फिर फेयर वेज क्या है? एक और टर्म होता है फेयर वेज, यस। बताइए। फेयर वेज तो मेरे ख्याल से थोड़ा कंपैरेटिव टर्म हो गया कि जिस काम को जितना पैसा मिलना चाहिए उतना दो। फेयर वेज। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेज, लिविंग वेज एंड फेयर वेज। क्योंकि लिविंग वेज में क्या है कि इसमें और भी जो बेसिक फैसिलिटी के अलावा क्या इंटरनेट नाउ इट्स अ बेसिक नेसेसिटी ना आज के ज़माने में, तो इट कैन ऑल्सो इंक्लूड इन लिविंग वेज। इस तरह इंफॉर्मेशन अ लिविंग वेज। मतलब सबसे ऊपर क्या रहेगा? मान लीजिए इसको अरेंज करूँ तो तीनों को, सबसे ऊपर क्या रहेगा? तीनों में से लिविंग वेज। फिर आएगा आपका मिनिमम और फेयर। फेयर Fair, देन मिनिमम, फिर लास्ट में अंदर मिनिमम। यही ध्यान रखना है बस इसका ऑर्डर बस। तो आप लोग ये बताइए कि मतलब एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST, ये किसके अंदर आएगा? या तो लिविंग 46। हाँ, तो आर्टिकल 46 में तो है, लेकिन कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा? गांधीयन, सोशलिस्ट, लिबरल? सोशल। आप बताइए। सोशलिस्ट। लिबरल। गांधीयन का है ये। SC ST के बाद लिबरल कैसे बात करेगा यार? लिबरल इसकी बात नहीं करेगा कभी, तो उसको तो बोलना ही नहीं था। मतलब लिबरल मींस व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग बाय लिबरल? लिबरल मींस अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स, खुलापन, ये बोलते हैं अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स। जैसे बोलते हैं ना कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये नहीं करूँगी, तो ये ऑर्थोडॉक्स टाइप का हो गया। लिबरल ये होगा कि नहीं, जो मन कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, तो ये लिबरल हो गया। तो ये है, तो ये जो है ना गांधीयन प्रिंसिपल है एक्चुअली में। ओके। अच्छा, गुड एंड ह्यूमन कंडीशन की बात कौन सा करता है? ह्यूमन कंडीशन मतलब अच्छा कंडीशन हो, मतलब वर्किंग कंडीशन हो, वर्क प्लेस में ये सब। हाँ, 43 कोई सेक्शन 43A होगा सर। नहीं, वो तो 43 यही है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। 43 भी तो ये कोऑपरेटिव 42 में है। ओके। मैटरनिटी बेनिफिट एंड ह्यूमन कंडीशन। ओके, यस। तो ये क्या है? ये गांधीयन है, सोशलिस्ट, लिबरल है? सोशलिस्ट। आप बताइए। सोशलिस्ट। सोशलिस्ट है। और राइट टू वर्क आर्टिकल 41, सोशलिस्ट। राइट टू एजुकेशन, सोशलिस्ट। फ्री लीगल एड टू पुअर, ये भी सोशलिस्ट। सोशलिस्ट है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लिबरल हो सकता है। आप बताइए। सोशलिस्ट। ये भी सोशलिस्ट है। आप कौन सा आर्टिकल में मेंशन है ये? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल,
ये है आपका आर्टिकल 39 में क्या सर? 41 47 47 वो जो 47 में दो चीज पास करता हाँ, है। एक एक banning तो liquid इंटॉक्सिकेंट को वगैरह। बैन करना है और एक लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल को इंक्रीज करना है। Okay, अच्छा, intoxication। इंटॉक्सिकेंट वाला कहाँ आएगा? इंटॉक्सिकेशन हाँ, इसी में सोशलिस्ट में। आप बताइए। सोशलिस्ट यही तो ब्लंडर है। लिबरल ये गांधीयन गांधी है। हाँ। बोलते दारू बिल्कुल नहीं पीना है, मद्य निषेध बनाई है। मद दूध बिल्कुल नहीं पीना है। Okay। आप लोग इसको लिंक कर लीजिए कि काऊ वाला भी गांधी बोलते हैं और दारू वाला भी यही बोलते हैं। ऐसा लिंक कर लीजिए तो नहीं बोलेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी वो तो सोसाइटी से हुआ। सोशलिस्ट है। आप बताइए। लिबरल अरे यार, कोऑपरेटिव सोसाइटी यार गांधी बात करते हैं। छोटी गांव में जो है ना सोसाइटी बना दो छोटी मोटी। और कॉटेज इंडस्ट्री गांधी इसी से लिख दीजिए। कॉटेज इंडस्ट्री छोटी सोसाइटी है। याद आ गया और सेल्फ गवर्नमेंट, गांधी अर्ली चाइल्डहुड केयर। सोशलिस्ट नहीं हाँ सोशलिस्ट आप बताइए। सोशलिस्ट सोशलिस्ट है। ये तो ब्लंडर है। गांधी लिबरल है। How? क्योंकि वेस्टर्न कंट्री भी फॉलो करती है अर्ली चाइल्डहुड केयर को और वो लिबरल पे बेस है, इसलिए उसको क्लासिफाई किया गया है लिबरल के अंदर। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड केयर तो सोशलिस्ट होना चाहिए, पर इसने जो है ना क्लासिफाई किया है इसी के अंदर। सारी इसी किया क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड का सब कुछ पढ़ते हैं ना, जैसे 6 साल से नीचे है सारी हिसाब से। 45 और तो सारा आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सोशलिस्ट और कौन से आर्टिकल में है ये? 39D 39C में क्या है? 39 ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज में था। 39C और बी ऑफ सी पूरा अमेंडमेंट इसके नाम पे है। ये तो कहीं ना कहीं मतलब कि जो इंडियन सोर्सेज है उसका कहीं ना कहीं उसके कल्याण के लिए यूज कर सकते हैं। एक वेल्थ कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाँ, और 39C वेल्थ कंसंट्रेशन। हाँ। अच्छा, इसमें ये बोला गया है कि ये फंडामेंटल राइट से अगर कंफ्लिक्ट करता है तो ये इसको ऊपर रखा गया है डीपीएसपी को। कौन से 2 फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है ये? 14-19 ऐसा क्यों? 14-19 आर्टिकल 14 और 19 जो है ना, अगर दोनों के बीच में आता है ना ये, तो उसको नीचे कर दिया गया है, जबकि फंडामेंटल राइट हमेशा ऊपर होता है। लेकिन इस केस में जो है ना आर्टिकल 14-19 को नीचे कर दिया गया। अच्छा, 14-19 है क्यों? वाई 14-19 ओनली? 14-19 समानता की क्या बात करता है और 19 अवैध समता की बात करता है। अब ये जो है जो 39B और C है, ये जब बात करता है कि मतलब ये बात करता है देश की समाज के कल्याण के लिए अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं तो ये सब इग्नोर करना पड़ेगा, तभी हम विकास कर पाएंगे देश में। इसका आप एक केस नहीं तो समता का देखा तो सही बोल रहा है। इसमें सही तो है। अब आपके पास मान लीजिए आपके पास 100 बीघा जमीन है, अब मेरे पास 1 बीघा जमीन, अब आपको ये हम देंगे ही नहीं किसी को। तो नहीं ये तो इक्वालिटी है तो उसमें आर्टिकल 14 में तो इक्वालिटी मतलब इक्वलिटी, दिस इज नॉट इक्वलिटी। नहीं तो उसमें वो भी तो है, उसमें वो भी तो है। अरे equality 2 टाइप का इक्वल ना। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी तो है उसी में आर्टिकल 14 में। अरे तो उसमें एक और भी तो है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ, ये भी तो है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ की बात कर रहा है। अपनी मोबाइल खोलिए थोड़ा यूट्यूब। इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात ये कर तो कौन केस रहा है? मिल्स केस रहा था ना। एक बात बताइए, किसी के यूट्यूब पैर खोलिए यूट्यूब। किसी के पैर में चोट लगी है और किसी के पैर ही नहीं है, तो विल यू ट्रीट बोथ ऑफ देम इक्वली? लेकिन आर्टिकल 14 दोनों की बात करता है ना। हाँ, खोलिए मोबाइल। इक्वलिटी भी बोल रहा है, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल तो अपॉर्चुनिटी। फिर उसके अगेंस्ट कैसे होगा ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो आपको केस पढ़िए जाके, बहुत अच्छे केस इसमें एफआर और डीपीएसपी पे। हाँ, वो चपकन दोरई राजा। राजन से शुरू ही होता है। अरे फिर केरल विधायिका, फिर उसके बाद कितने केस आते हैं। हाँ फिर लास्ट में मिनरवा मिल्स केस में सही 3 आता है। यार रोटेट होता है यार, इसको इरिटेट कर रहा है यार, इसको हटाइए पहले यार रोटेट वाला। यार एकदम अजीब इंसान है। आप मोबाइल नहीं चलाते आप, मुझे सही कर लीजिए ना। इतना नहीं जानते, अब रोटेट कर रहा, सही कर लो ऊपर से। देखिए